ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th केमिस्ट्री में विलयन वाला चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता। और विलेयता जो है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार हम देखेंगे, अब विस्तार से करेंगे, ठोस की द्रव में। ठोस की द्रव में विलेयता। इसमें क्या होता है, विलेय जो है हमारा ठोस होता है और जो विलायक है वो हमारा द्रव होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ठोस को द्रव में विलय किया जाता है तो जो विलेयता बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस की द्रव में विलेयता। ये हमें ध्यान रखना है, ठोस की द्रव में विलेयता में विलेय जो है वो ठोस होगा और विलायक जो है वो द्रव होगा। अब इसके बाद क्या होता है, ठोस की द्रव में विलेयता जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है मेन 3 होते हैं। पहला है प्रकृति, दूसरा है ताप और तीसरा है दाब। 3 कारक हैं जो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो एक एक को देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में क्या होता है, ये जो विलेयता है वो विलेय व विलायक, ये विलेय और इधर विलायक, दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जो विलेयता है दोनों पे डिपेंड करेगी। यानी कि अगर यहाँ पर विलेय कैसा है, ध्रुवीय है, और विलायक भी कैसा है, ध्रुवीय है, तो विलेयता ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर विलेय अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है तो भी क्या है, विलेय विलायक की विलेयता ज्यादा होगी। यानी कि समान प्रवृत्ति होनी चाहिए, विलेय और विलायक की समान प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसा एक है वैसा ही दूसरा होता है। और कहा भी जाता है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय है, और विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय है। ठीक है। तो क्या होगी, विलेयता बढ़ जाएगी। अगर क्या किया, विलेय ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है तो विलेयता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी प्रकृति जो है वो असमान है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, ध्रुवीय विलायक, जैसे यहाँ पर हमने विलेय ले लिया NaCl, नमक ले लिया, सामान्य नमक जो होता है, NaCl हमारा विलेय हो गया, जो कि ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, प्लस माइनस बनते हैं Na+Cl-। और विलायक भी यहाँ पर क्या है, ध्रुवीय ले लिया, H2O में इसको घोल दिया जल में, तो जल भी क्या है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का H+ और OH- बनाता है। तो इसमें भी आयन बन रहे हैं, इसमें भी आयन बन रहे हैं, यानी दोनों की प्रवृत्ति कैसी होगी, ध्रुवीय है, ध्रुव का निर्माण हो रहा है, प्लस माइनस, तो इनकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अध्रुवीय की बात करें तो अध्रुवीय विलायक का मतलब जिनमें आयनों का निर्माण नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं बनेंगे, ध्रुव नहीं होंगे। तो अध्रुवीय का एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया, बेंजीन ले लिया, या इसकी जगह हम यहाँ पर अध्रुवीय में I2 ले लेते हैं, आयोडीन। I2 अध्रुवीय होता है, इसमें क्या है, दोनों आयोडीन है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो और इसको क्या किया, CCl4 में विलय कर दिया या CH2 में विलय कर दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड। तो इनकी विलेयता भी होगी, क्योंकि ये भी कैसा है, अध्रुवीय है, और ये भी कैसा है, अध्रुवीय है। ठीक है। तो अध्रुवीय में अधिक विलय होगा और ध्रुवीय में अधिक विलय होगा। तो विलेयता का मान प्रकृति पर निर्भर करेगा। जब प्रकृति समान होगी, यानी विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय है, तो क्या होगा,
विलेयता का मान ज्यादा होगा, बढ़ जाएगी विलेयता। और अध्रुवीय अध्रुवीय होगा, जैसे CH2 में आयोडीन घोल दिया तो भी विलेयता का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली प्रकृति हुई, पहला कारक हुआ प्रभावित करने वाला प्रकृति, कि प्रकृति किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा इसके अंदर प्रभावित करने वाले कारकों में ताप। दूसरा विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक है ठोस की द्रव में ताप। ताप क्या होता है? जब ताप बढ़ाते हैं, जब ताप बढ़ाते हैं तो ठोस की द्रव में जो विलेयता होती है, इसको पूरा लिख देता हूं, ठोस की द्रव में विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि ताप में वृद्धि करेंगे तो ठोस की द्रव में विलेयता भी बढ़ जाएगी। क्यों? इसमें क्या होता है, जब विलेय को विलायक में डाला जाता है, विलेय को विलायक में डाला जाता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी विलेय को विलायक में डालेंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसको मिलाने पर ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान बढ़ जाएगा। सामान्यतः हम देखते भी हैं, जैसे शक्कर और पानी लिया तो पानी, गर्म पानी के अंदर अगर शक्कर को मिलाया जाए तो वो जल्दी घुल जाती है ठंडे की तुलना में। तो उसका रीजन क्या होता है कि ऊष्मा शोषी क्रिया होती है जब विलेय को विलायक में डालते हैं, जिसके कारण जब ताप में वृद्धि करते हैं तो ठोस की द्रव में जो विलेयता होती है उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ताप के द्वारा भी प्रभावित होगा। पूछ लिया जाए कि ठोस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्यों? क्योंकि विलेय को विलायक में डालने पर ऊष्मा शोषी क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है? गतिज ऊर्जा का मान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ताप के अंदर कि ताप किस तरह से प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला लेते हैं, तीसरा पॉइंट है दाब। तीसरा कारक है प्रभावित करने वाला दाब। अब देखो, ठोस क्या है? असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य, यानी ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, उनमें दबाने का जो गुण है वो नहीं होता है। तो इसलिए जो ठोस की द्रव में विलेयता है वो दाब से अप्रभावित रहती है। क्या रहेगी? अप्रभावित रहेगी, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो ठोस होते हैं उनमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि उनको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है ठोस की द्रव में विलेयता पर। ताप और प्रकृति का प्रभाव होता है। ताप बढ़ाएंगे, ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि विलेय को विलायक में डालने से ऊष्मा शोषी क्रिया होती है, इसलिए ताप में वृद्धि करने से विलेयता का मान भी बढ़ जाता है। और प्रकृति में हमने अभी देखा था लास्ट में, प्रकृति समान होनी चाहिए तो विलेयता ज्यादा होगी, और प्रकृति असमान है तो विलेयता का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी ठोस की द्रव में विलेयता। नेक्स्ट इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, और दूसरा प्रकार है हमारा गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, अब गैस की द्रव में विलेयता जो है ये हमारा सेकंड पॉइंट है, विलेयता का दूसरा प्रकार है। और ये जो दूसरा प्रकार है इसके अंदर क्या है
वही सबसे पहले हम देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता है, तो यहाँ पर विलेय क्या हो जाएगा, विलेय हमारा हो गया गैस, और विलायक क्या हो जाएगा, किसमें घुल रही है गैस, द्रव में, तो द्रव हो जाएगा हमारा विलायक। ठीक है, ठोस की द्रव में विलेयता थी तो विलेय ठोस था और विलायक द्रव था, सेम था विलायक, लेकिन विलेय बदल गया, पहले ठोस था, ठोस की जब द्रव में थी, अब गैस की द्रव में है तो विलेय गैस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो गैस की द्रव में जो विलेयता है इसके अंदर क्या है, वही प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, या अपन इसको डिफाइन करें कह सकते हैं जब गैस को द्रव में विलय किया जाता है तो जो विलेयता बनती है उसे ही हम गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें फिर से वही आएंगे, प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक यहाँ भी वही होगा, प्रकृति। प्रकृति में क्या होगा, वही विलेय और विलायक। विलेय विलायक, तो यहाँ पर क्या है, वही प्रकृति, वो तो होनी चाहिए कि अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में अधिक होगी, गैस ध्रुवीय है, और ये भी ध्रुवीय है तो विलेयता ज्यादा होगी। अगर ये अध्रुवीय है तो विलेयता, ये विलायक भी अपना क्या होना चाहिए, अध्रुवीय, तो विलेयता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये गैस की प्रकृति हो गई। उसके बाद इसके अंदर प्रकृति में हम एक चीज और देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता में, कि जो गैसें हैं जो कि विलेय के रूप में हैं, इनमें क्या है, ध्रुवीय गैसें कौन कौन सी हैं और अध्रुवीय गैसें कौन कौन सी हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कहूँ ध्रुवीय गैसें, तो ये जो अपनी है, जैसे अपन ने कहा अमोनिया, SO2, SO3, ये सारी क्या है, ध्रुवीय गैसें हैं। कैसी है, ध्रुवीय। और अध्रुवीय की बात करें, अध्रुवीय गैसें जैसे जो 2,2 वाले होते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर कहा F2O2 N2 Cl2, ये सारी अध्रुवीय गैसें हैं। कैसी है, अध्रुवीय गैसें हैं, और ये सारी ध्रुवीय गैसें। तो यदि गैस ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय हो तो विलेयता ज्यादा होगी, यदि गैस अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय हो तो क्या होगी, विलेयता का मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। और यहीं पर एक चीज और आती है, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक ये क्या होता है, इसको हम विस्तार से देखेंगे अभी आगे। जब किसी निश्चित आयतन की गैस को किसी द्रव में विलय किया जाता है तो उस जो बिंदु होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है, क्या होता है, अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है, उनकी जो विलेयता है उसका मान भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्टर यहाँ पर काम करता है अवशोषण गुणांक के साथ। यदि कोई गैस, विलेय के रूप में गैस होगी, गैस की द्रव में विलेयता है, यदि कोई गैस किसी द्रव के साथ मिलकर या क्रिया करके यौगिक बना लेती है तो उस गैस की विलेयता भी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया NH3, ये HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर घुलकर यदि NH4Cl बनाती है अमोनियम क्लोराइड, तो ऐसी गैसों की विलेयता का मान भी ज्यादा होता है। तो दो चीजें आ गई, एक तो अवशोषण गुणांक जिसका ज्यादा है उसकी विलेयता ज्यादा होगी, दूसरा जो गैस किसी द्रव के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण कर लेती है उसकी विलेयता का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी विलेयता भी ज्यादा होगी।
ठीक है, तो ये दोनों बिंदु हम देखेंगे, अवशोषण गुणांक और इस तरह से ये जो गैसें हैं ये किस तरह से रिएक्शन करके विलेयता को बढ़ाती है। देखो यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है, अवशोषण गुणांक, अभी ये प्रकृति में ही चल रहा है, अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा होने पर क्रांतिक ताप जो है वो कम होता है। कहने का मतलब जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक ताप जो है वो कम होगा। क्या होगा? उसका क्रांतिक ताप कम होगा। तो कहने का मतलब कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है उनका अवशोषण गुणांक अधिक होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कहा जाए अवशोषण गुणांक जो है उसको अगर हम कुछ गैसों का एग्जाम्पल लेके समझें, जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया, या आप इसको ऐसे देखो कि जो आयनित गैसें होती हैं, कैसी मतलब ध्रुवीय, कौन सी? ध्रुवीय, और एक होती है अध्रुवीय। दो प्रकार की अभी बताई थी हमने गैस, ठीक है। और जो ध्रुवीय गैसें होती हैं उनका अवशोषण गुणांक क्या है? ज्यादा होता है किससे? अध्रुवीय गैसों से। तो ध्रुवीय गैसें अभी हमने कही थी, अमोनिया लिया था, SO2 लिया था, SO3 लिया था, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अमोनिया गैस। और अध्रुवीय में हमने लिया था फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पर हम ले सकते हैं O2, N2। इन सब का क्या है? कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसका अवशोषण गुणांक ज्यादा है, अमोनिया और O2 दे दिया, तो हम बता सकते हैं किसका ज्यादा है? ध्रुवीय गैस आयनित जो हो रही है NH3 का ज्यादा है। किसका है? NH3 का ज्यादा है। यदि आपको यहाँ पर क्या किया, जैसे यहीं पर एक और ले सकते हो आप, HCl गैस भी होती है। तो जैसे यहाँ पर दे दिया अमोनिया और HCl में से किसका अवशोषण गुणांक ज्यादा है, तो अवशोषण गुणांक अमोनिया का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अमोनिया का जो क्रांतिक ताप है वो कम होता है HCl से। क्या होता है इसका? क्रांतिक ताप कम होता है HCl से। तो जिसका क्रांतिक ताप कम है, अभी हमने देखा, उसका अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या है, अमोनिया का अवशोषण गुणांक HCl से ज्यादा होगा और इधर अमोनिया का O2 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि O2 कैसी है? अध्रुवीय गैस है, जबकि अमोनिया ध्रुवीय गैस है। ठीक है, कुछ जैसे गैसें यहाँ पर आपको दे दी जाए, जैसे अमोनिया हो गई, SO2 हो गया, H2S हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, और आपसे कहा इनको अवशोषण गुणांक के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक इसका होगा, अमोनिया का। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर SO2 आएगा, तीसरे नंबर पर H2S, चौथे नंबर पर CO2 और पांचवें नंबर पर O2। पहले से सेट क्रम है ये, केवल आपको इसको चिन्ह लगाने हैं, यानी कि इसकी क्या है? सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम O2 की। ठीक है, अगर रीजन पूछा जाए इसकी ज्यादा है इसका कम है, क्योंकि अमोनिया का क्रांतिक ताप क्या है? कम है SO2 से। अगर इसका पूछा जाए तो जिसका अवशोषण गुणांक ज्यादा है उसका क्रांतिक ताप कम होगा। क्या होगा? क्रांतिक ताप कम। अभी क्रांतिक ताप क्या होता है? ये वाला देखो, क्रांतिक ताप का मतलब है वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस को द्रवित किया जा सके। क्या किया जा सके? द्रवित किया जा सके, उसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं।
और जिसका क्रांतिक ताप कम है उसका अवशोषण गुणांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये थी प्रकृति के अंदर प्रकृति कैसे प्रभावित करती है गैस की द्रव में विलेयता को। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर ध्रुवीय ध्रुवीय है, विलेय विलायक दोनों की प्रकृति समान है तो गैस की द्रव में विलेयता भी ज्यादा होगी। अगर प्रकृति है समान है तो विलेयता का मान भी कम होगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर कोई गैस किसी द्रव के साथ क्रिया करके, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, किसी द्रव के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती है, क्या बना लेती है, यौगिक। जैसे अभी हमने लिया था थोड़ी देर पहले, अमोनिया जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके NH4Cl बना लेती है। तो ऐसी गैसों की जो विलेयता है वो भी ज्यादा होती है, या विलेयता का मान बढ़ जाता है जो गैस द्रव के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती है। ठीक है, तीसरा भी हमने देखा अवशोषण गुणांक। जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा उसकी विलेयता का मान भी ज्यादा होगा, उसकी विलेयता भी ज्यादा हो जाएगी, और जिसका कम होगा उसकी विलेयता भी कम हो जाएगी। और अवशोषण गुणांक जो है वो क्या होता है, अभी हमने बताया था, किसी निश्चित आयतन की गैस को किसी द्रव में या द्रव में विलय करते हैं तो उस बिंदु को या उसे ही हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। ये कुछ गैसों का अवशोषण गुणांक का क्रम दिया हुआ है, ये कम ज्यादा बताया हुआ है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। अगर यहाँ पर पहला कार्य आप तो ये देखना है, अगर ध्रुवीय है, ध्रुवीय गैस है, जैसे अमोनिया ध्रुवीय है और O2 कैसी है, अध्रुवीय है। अगर ध्रुवीय अध्रुवीय गैस दी हुई है तो अपन सीधा बिना सोचे समझे कह सकते हैं कि अमोनिया का ज्यादा होगा अवशोषण गुणांक, तो इसकी विलेयता का मान भी ज्यादा होगा। अगर दोनों ही ध्रुवीय गैस दे दी जाए, जैसे NH3 भी ध्रुवीय है और HCl भी ध्रुवीय है, तो फिर हमें क्या है देखना है किसका क्रांतिक ताप जो है वो कम है। जिसका क्रांतिक ताप कम होगा उसकी विलेयता जो है ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसका अवशोषण गुणांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, अवशोषण गुणांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया भी ध्रुवीय है और HCl भी ध्रुवीय है, तो अमोनिया का ज्यादा है विलेयता। क्यों, क्योंकि अमोनिया का अवशोषण गुणांक ज्यादा है। क्यों, क्योंकि क्रांतिक ताप जो है वो कम है अमोनिया का HCl से, यानी अमोनिया को HCl से कम ताप पर द्रवित किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर ध्रुवीय अध्रुवीय है तो ध्रुवीय की विलेयता ज्यादा होगी क्योंकि अवशोषण गुणांक उसका ज्यादा है। अगर ध्रुवीय ध्रुवीय दे दी जाए दोनों गैसें तो उस गैस का अवशोषण गुणांक या विलेयता ज्यादा होगी जिसका क्रांतिक ताप क्या है, कम है। नीचे की तरफ एरो डाला हुआ है, कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकृति। अब हम दूसरे कारक पे चलते हैं, प्रभावित करने वाले पे। और दूसरा कारक है हमारा ताप। क्या है, ताप। ताप में क्या होता है, सामान्यतः गैस की द्रव में जो विलेयता है वो ताप में वृद्धि करने पर घटती है। ताप में वृद्धि करेंगे तो विलेयता का मान है वो घटेगा, किसकी, गैस की द्रव में। ताप में वृद्धि करेंगे तो गैस की द्रव में जो विलेयता है उसका मान घटेगा। क्या होगा, घटेगा। इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण यह होता है कि जब गैस को द्रव में विलय किया जाता है, गैस को विलायक में, यानी गैस क्या हो गई हमारी, विलय हो गई। इसको जब विलय किया जाता है तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, यानी कि एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी रिमूव होती है।
तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण क्या होता है, अगर ताप में वृद्धि की जाएगी तो विलेयता का मान जो है वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर भी कि गैस की द्रव में विलेयता ताप में वृद्धि करने पर घटती है, क्यों? तो उसका रीजन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं गैस को द्रव में विलय करने पर ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है, ताप में वृद्धि करने से विलेयता का मान घटता है। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि जब ताप बढ़ाते हैं तो गैस के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो कण जो है वो दूर दूर चले जाते हैं, और कण दूर दूर चले जाते हैं तो विलेयता का मान जो है वो घट जाता है। तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि गैस की द्रव में विलेयता ताप में वृद्धि करने पर घटती है, क्यों? क्योंकि विलेय को विलायक में या गैस को जब विलायक में डालते हैं या घोलते हैं तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है जिसके कारण ताप में वृद्धि करने से गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ठीक है, इसके यहाँ पर कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं, जैसे H2 और He, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस हैं ये भी गैस ही हैं, लेकिन इनकी विलेयता की बात करें, इनको यदि घोला जाए विलायक के अंदर तो इनके अंदर जब ताप में वृद्धि करेंगे तो विलेयता का मान भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेयता का मान भी बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अपवाद के रूप में एक्सेप्शन है यहाँ पे। हाइड्रोजन हीलियम गैस जो है उनके लिए ताप में वृद्धि करने पर विलेयता का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। उसका रीजन क्या है कि इनको विलय करने पर ऊष्मा शोषी क्रिया होती है। केवल इन दो के केस में याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, ये दोनों याद रखनी है। इन दोनों गैसों के लिए ये एक्सेप्शन है, बाकी सब नॉट। ठीक, ये था हमारा ताप का प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं और तीसरा कारक हम देखते हैं दाब। तीसरा कारक है हमारा दाब। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक दाब। तो देखो दाब कैसे प्रभावित करता है, जब भी दाब बढ़ाया जाता है यानी दाब में वृद्धि करते हैं तो गैस की द्रव में जो विलेयता है, गैस की द्रव में विलेयता, उसका मान जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाया, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। और इसे समझाने के लिए हेनरी आया जिसने नियम दिया अपना एक, और उसको हम कहते हैं हेनरी नियम। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं साधारण तरीके से, जैसे एक छोटा सिलेंडर है गैस का, ये एक छोटा सिलेंडर है गैस का। इस छोटे सिलेंडर के अंदर गैस भरनी है। ठीक है, अब देखो इस सिलेंडर के अंदर गैस भर रही है तो डिपेंड करता है गैस की जो मात्रा है वो कितनी होगी, वो ऊपर वाले सिलेंडर से डिपेंड करती है जिसके द्वारा आप भर रहे हो। ये बड़ा सिलेंडर है, तो इसमें सपोज हमने कहा ये आपका एक तो क्या है 2 लीटर का है, किसका है 2 लीटर का।
तो इसमें से गैस भरी जा रही है, तो 2 लीटर का गैस है तो क्या है, दाब कम होगा। तो गैस जो है एक तो धीरे धीरे जाएगी इसके अंदर और बहुत कम मात्रा जा पाएगी। क्या होगा, कम मात्रा जा पाएगी, क्योंकि ऊपर दाब कम है, 2 लीटर गैस है, दाब कम है। दूसरा केस, यदि इसके अंदर यहाँ पर ये जो बड़ा सिलेंडर लिया हुआ है, इसके अंदर क्या करें, हमने यहाँ पर 15 लीटर का सिलेंडर ले लिया जिसमें 15 लीटर गैस भरी हुई है, इसमें केवल 2 लीटर थी। तो यहाँ पर जो सिलेंडर है छोटा वाला, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसकी मात्रा ज्यादा आएगी और जल्दी आएगी, कम समय में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 15 लीटर गैस का दाब है, तो दाब ज्यादा हो गया, तो दाब ज्यादा है तो इसमें क्या है, गैस की जो विलेयता है वो बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब, दाब में जब वृद्धि करते हैं तो विलेयता का मान जो है गैस की वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको दाब में जो विलेयता है, दाब का कारक, इसे हेनरी ने समझाने का प्रयास किया। हेनरी आया और उसने क्या है, अपना एक नियम दिया। क्या था वो देखते हैं। देखो, हेनरी नियम। हेनरी ने क्या कहा कि जब किसी गैस को द्रव में विलय करते हैं या द्रव में डाला जाता है, तो उसकी जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती होती है, या गैस की जो मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं सीधा सा, m इज प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है यहां पर, m इज इक्वल टू गैस की मात्रा और p यहां पर दाब। ठीक है, तो हेनरी ने कहा कि किसी गैस या गैस की जो मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। अभी हमने सिलेंडर में देखा, यदि दाब ज्यादा है तो गैस ज्यादा भरेगी और दाब कम है तो गैस कम भरेगी। अभी एक 2 लीटर का लिया, गैस कम भर रही थी क्योंकि दाब बहुत कम था 2 लीटर का। ठीक है, और दूसरा 15 लीटर लिया, तो 15 लीटर से क्या है, छोटे सिलेंडर में जो गैस है वो ज्यादा भरी क्योंकि वहां पर दाब ज्यादा था। तो वही चीज यहाँ पर कही है कि दाब जितना ज्यादा होगा गैस की मात्रा उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यानी कि जो गैस की मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, दाब के समानुपाती। इसको हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएं तो m इज इक्वल टू के एच पी लिख देंगे। के पैर में h लगाना है, यही हेनरी का नियम है। यहां पर के एच जो है वो हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास आया है के एच इज इक्वल टू एम अपॉन पी, यानी कि गैस की मात्रा व उसके दाब का जो अनुपात है वो नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। m गैस की मात्रा है और p दाब है, तो इन दोनों का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको हेनरी स्थिरांक कह रहे हैं या नियतांक कह रहे हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हेनरी का नियम। दूसरा, हेनरी के नियम को ऐसे पढ़ सकते हैं, इधर देखो पहले, कि जैसे यहां पर कहा हेनरी ने, दूसरी तरह से इसी नियम को ऐसे पढ़ा जा सकता है, दूसरा तरीका इसका समझाने का। तो हेनरी ने कहा कि गैस की जो मोल भिन्न है, जैसे उसने कहा दूसरे तरीके समझाने के लिए कि P इज प्रोपोर्शनल टू XA, P इज प्रोपोर्शनल टू XA, यानी कि गैस का दाब जो है या गैस की मोल भिन्न XA, यहां पर क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, XA इज इक्वल टू गैस की
मूल भिन्न। ठीक है, तो हेनरी ने कहा दूसरे तरीके से इसको समझा जाए तो कि गैस की जो मोल भिन्न है वो दाब के समानुपाती होती है, यानी कि दाब जितना ज्यादा होगा मोल भिन्न उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में भी और यहाँ भी एक दो बार आएगा 12th में। हम जानते हैं कि जो मोल भिन्न होता है, या अपन पहले मोल ले लेते हैं। मोल क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। मोल होता है हमारा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे अणुभार, ये विलेय का ही होगा, अणुभार भी ये होता है। दूसरा मोल भिन्न जो है, मोल भिन्न जो है वो क्या होती है, मोल भिन्न होती है अवयव के मोल बटे कुल मोल, ये मोल भिन्न होती है। मोल बटे कुल मोल लिख दो या आप इसको। तो यहाँ पर देखो ये अपन ने जो लिखा है मोल भिन्न दाब के समानुपाती है, ये वही हेनरी नियम है, सिर्फ उसका तरीका है दूसरा तरीका उसको देखने का या पढ़ने का। देखो यहाँ पे मोल क्या है, अभी हमने लास्ट में क्या किया था, वहां पर मात्रा जो है वो किसके समानुपाती थी, ये वाला समीकरण था m इज प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि गैस की मात्रा जो है वो दाब के समानुपाती है। तो मात्रा दाब के समानुपाती है, तो दाब तो यहाँ पर भी है, केवल मात्रा की जगह x से किया हुआ है, गैस की मोल भिन्न किया है। तो देखो विलेय की मात्रा ये रही यहाँ पे, ठीक है, विलेय की मात्रा मोल के समानुपाती है, क्योंकि ऊपर आया हुआ है ये बराबर में, तो समानुपाती होगा। तो विलेय की मात्रा यानी m जो है वो मोल के समानुपाती है, विलेय की मात्रा मोल के समानुपाती है। और यहां पर देखो ये रहा मोल, अवयव का मोल है, और मोल किसके समानुपाती हो गया, मोल भिन्न के समानुपाती हो गया, संबंध आ गया। ये इसके समानुपाती है यानी इसके बराबर हो गया, तो आप विलेय की मात्रा की जगह मोल लिख सकते हैं, यानी कि जो m है इसकी जगह आप क्या है n लिख सकते हो, मोल आ गया। या नीचे दूसरा संबंध यहाँ पर आ रहा है कि मोल भिन्न किसके बराबर है, मोल के बराबर है, तो इसका मतलब आप m की जगह n भी लिख सकते हो, और इसके n की जगह आप क्या है मोल भिन्न x से भी लिख सकते हो। संबंध स्थापित हो गया। विलेय की मात्रा m है उसकी जगह x से लिखा है, कैसे लिखा है यहां से देखते हैं। मोल होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभाग, तो विलेय की मात्रा यानी कि m मोल के समानुपाती हो गया, ये लिख दिया हमने, और ये इसके समानुपाती हो गया। फिर नीचे आते हैं मोल भिन्न में, अवयव के मोल, यानी कि ये मोल है और मोल मोल भिन्न के समानुपाती आ रहा है। जैसे इसकी जगह ये लिख दिया m बराबर n लिख सकते हैं, वैसे ही मोल भिन्न मोल के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू x से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो m की जगह क्या आ गया, अब देखो इनमें संबंध आ गया सीधा विलेय की मात्रा और मोल भिन्न के अंदर, आया नहीं आया। ये इसके बराबर है, ये मोल विलेय की मात्रा के बराबर है, तो मोल जो है वो मोल भिन्न के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप m की n के बराबर हो जाएगा समानुपाती, m n के समानुपाती है, तो यहाँ पर n जो है वो x के समानुपाती हो जाएगा, तो सीधा संबंध आ गया इनके बीच में, m की जगह x से लिख सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया हेनरी के नियम का, इसको ऐसे समझ सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू x से, यानी कि विलेय की मोल भिन्न जो है वो दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। इसको भी आप प्रोपोर्शनल हटा सकते हो, KH डैश कर दिया, वहां पर KH आया था x से, ठीक है। अब यहाँ पर KH डैश भी क्या है, वही हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। या इसको अभी लिख सकते हो आप यहाँ पे KH डैश इज इक्वल टू वहां पर हमने लिखा था m इज प्रोपोर्शनल टू p, तो नीचे हमारा आया था m अपॉन p का जो रेशो है मात्रा और दाब का वो क्या होता है
कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी KH क्या हो जाएगा हमारा XA/P, यानी कि मूल भिन्न और दाब का जो रेशो है वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में संबंध की बात करें तो हेनरी स्थिरांक जो होते हैं KH व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के 1/KH डैश, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं KH डैश इज इक्वल टू 1/KH, ये इनमें रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये था हेनरी का नियम, किस तरह से गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके यदि ग्राफ की बात की जाए, इसके यदि ग्राफ की बात की जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, पहला जो हमने हेनरी का वो देखा था, उसमें हमारे पास आया था m इज इक्वल टू KHP, ये आया था समीकरण हमारे पास आई हुई है। इसका एक द्वारा यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो ये इसके समानुपाती है P के, तो इधर हमने ले लिया m गैस की मात्रा और इधर ले लिया दाब, गैस की मात्रा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, दोनों समानुपाती है एक दूसरे के। तो इसका जो स्लोप होगा, ढाल जो होगा इसका, वो ढाल हो जाएगा KH, हेनरी नियत। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, हेनरी नियम का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद ये इतना करने के बाद ये हेनरी का नियम हो गया। दो तरह से इसको समझा जा सकता है, और दो तरह से समझने के बाद हेनरी का नियम की कुछ सीमाएं हैं कि कब हेनरी का नियम जो है लागू नहीं हो पाएगा, कब ये नियम जो है वो फेल हो जाए।